हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले जो वीडियोस अपलोड हुए हैं भारतीय संविधान का प्रीएम्बल, इसकी उद्देशिका और इसके फिलॉसफी दर्शन, उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पे, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, चलिए जानते हैं। हमारी शासन व्यवस्था का संचालन हमारे संविधान के अनुसार ही होता है। संविधान शासन व्यवस्था को आधार प्रदान करता है। ठीक है, संविधान क्या करता है? संविधान जो है शासन व्यवस्था को आधार प्रदान करता है। संविधान राजनीतिक व्यवस्था का खाका मात्र ना होकर राष्ट्र की जनता की आस्थाओं एवं मान्यताओं की अभिव्यक्ति करता है। संविधान पदों का विन्यास मात्र ही नहीं होता, बल्कि जीवन की एक शैली है। हमारे संविधान निर्माताओं का ध्येय ऐसे व्यावहारिक संविधान का निर्माण करना था जिसे भारत को विशिष्ट परिस्थितियों एवं संकट की स्थिति में भी चलाया जा सके। ठीक है, हमारे संविधान निर्माता जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उनका उद्देश्य एक ऐसे प्रैक्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था जिससे कि भारत को विशिष्ट माने खास कोई परिस्थिति हो एवं संकट की कोई स्थिति हो, उसमें भी चलाया जा सके। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्टता स्वीकार किया, क्लियरली यह एक्सेप्ट किया था कि हमारे संविधान में यदि नवीन बात हो सकती है तो यही कि उसके द्वारा पुराने प्रचलित संविधान की गलतियों को दूर कर दिया जाए और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाए। उधार लेने में किसी तरह की साहित्यिक चोरी नहीं है। शासन और विधान के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में किसी का कोई एकाधिकार नहीं होता। भारतीय संविधान की विशेषताएं, सलाइंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का स्वरूप किसी विदेशी संविधान का अनुकरण मात्र न होकर अपने में एक अनुपम और नवीन प्रयोग है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। यह हमारे संविधान, भारतीय संविधान के बारे में कुछ विशेषताएं बतलाई गई है, जैसे कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन पॉपुलर सॉवरेंटी। भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान है, अर्थात यह भारतीय जनता के द्वारा बनाया गया संविधान है और इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारत की जनता को ही दी गई है, प्रदान की गई है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेम्बल पढ़ाया था, उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारत के संविधान की दूसरी विशेषता है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। भारत का संविधान जो है निर्मित है, लिखित है और सबसे अधिक व्यापक संविधान है। एनेक्टेड, रिटन एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में संविधान का निर्माण एक विशेष समय पर विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है और इस संविधान की अधिकांश बातें लिखित रूप में है। इस दृष्टि से यह ब्रिटिश संविधान के उलट या विपरीत और अमेरिकी संविधान की तरह एक निर्मित और लिखित संविधान है। ठीक है, अमेरिका के संविधान की तरह हमारे भारत का भी संविधान जो है निर्मित और लिखित है। इसके अलावा डॉक्टर आइवर जेनिंग्स के शब्दों में भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें 8 अनुसूचियां थी। 86वें संविधान संशोधन के पश्चात 86 संविधान संशोधन जो हुआ, उसके बाद संविधान में कतिपय अनुच्छेदों का निरसन किया गया और कतिपय नए अनुच्छेद परिच्छेद जोड़े गए। तथापि आज भी संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है जो 22 भागों में विभाजित है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट MCQ है कि हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है
और कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा 12 अनुसूचियां और 3 परिशिष्ट है, जबकि अमेरिका के संविधान में केवल 7, कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद ही है। 42वें संवैधानिक संशोधन से तो भारतीय संविधान की व्यापकता में और वृद्धि हो गई है। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में 11 नए अनुच्छेद और 2 नए भाग चौथा का और 14वां का जोड़े गए हैं। संविधान इतना व्यापक क्यों? स्वरूप की दृष्टि से संविधान संसार का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान के इतना बड़ा प्रलेख होने के अनेक कारण हैं। भारतीय संविधान संघात्मक है और संघ तथा राज्यों के बीच संबंधों का न केवल संविधान में बहुत व्यापक रूप से वर्णन किया गया है, बल्कि इकाइयों के प्रशासनिक ढांचे का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, संविधान जो है भारत का वो इतना व्यापक क्यों है? क्योंकि भारत का संविधान संघात्मक है और संघ तथा राज्यों के बीच संबंधों का न केवल संविधान में बहुत ही व्यापक रूप से वर्णन किया गया है, बल्कि इकाइयों के प्रशासनिक ढांचे का भी वर्णन किया गया है। इसलिए संविधान जो है व्यापक है। इसका दूसरा कारण यह है संविधान का व्यापक होने का, संविधान में, हमारे संविधान, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों और विभिन्न परिस्थितियों में उन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की व्यवस्था के कारण संविधान के आकार में वृद्धि हो गई है। इसके अलावा संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का भी अलग से अध्याय रखा गया है। संविधान निर्माताओं ने संविधान में अल्पसंख्यकों और आंग्ल भारतीयों, अनुसूचित जातियों व जनजाति क्षेत्रों से संबंधित विशेष वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करना आवश्यक समझा और संविधान के 16वें भाग में इन वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। नवजात प्रजातंत्र के लिए संकट रूप में उत्पन्न होने वाली विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए संविधान के 18वें भाग में संकटकालीन प्रावधानों से संबंधित 9 अनुच्छेदों को स्थान दिया गया है। संविधान की व्यापकता का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय संविधान में न केवल मूल सिद्धांतों का वर्णन है, बल्कि प्रशासनिक प्रबंध का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। श्रीनिवास के शब्दों में भारतीय संविधान केवल एक संविधान नहीं, बल्कि देश की संवैधानिक और प्रशासनिक पद्धति के महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित एक विस्तृत वैज्ञानिक संहिता भी है। संविधान में नागरिकता, राष्ट्रीय भाषा और क्षेत्रीय भाषाएं, चुनाव, लोक सेवाएं, संविदा और अभियोग आदि से संबंधित व्यवस्थाएं भी की गई है। वस्तुतः भारत में परिस्थितियों की जटिलता और तुलनात्मक दृष्टि से भारतीय जनता की राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण संविधान निर्माताओं ने विस्तार की बातों को परंपराओं या आगे आने वाली संसद पर छोड़ने की अपेक्षा स्वयं ही उनके संबंध में व्यवस्था कर लेना उचित समझा। श्री हरि विष्णु कामत ने तो संविधान सभा में कहा था कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशालकाय यानी बड़ा संविधान है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह है कि आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा के अनुसार आचरण या बिहेव कर सकता है और वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत के संविधान में किसी भी स्थान पर ब्रिटिश सत्ता का उल्लेख नहीं किया गया है। लोकतंत्रात्मक राज्य, भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राजसत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार होगा, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक होंगे। भारत एक गणराज्य है। ब्रिटेन जैसे विश्व के कुछ ऐसे लोकतंत्रात्मक राज्य हैं जहां राज्य का प्रधान वंशानुगत राजा होता है।
लेकिन भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ साथ एक गणराज्य है। भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक स्वरूप इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंश क्रमानुगत राजा नहीं होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। ठीक है, भारत जो है वो उसका गणतंत्रात्मक स्वरूप इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वह वंश क्रमानुगत राजा यानी राजा का बेटा ना होकर भारत की जनता के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड राष्ट्रपति जो होता है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, एक ओर तो भारत ने गणतंत्रीय रूप स्वीकार किया, लेकिन इसके साथ ही 16 मई 1949 को भारत की संविधान सभा ने यह मान लिया कि भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहे। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण अनेक व्यक्तियों का मत है कि क्योंकि राष्ट्रमंडल के सदस्य राज्यों द्वारा ब्रिटिश सम्राट को अपने प्रधान के रूप में स्वीकार किया जाना है, अतः भारत ना तो सर्वप्रभुत्व संपन्न राज्य है और ना ही गणतंत्र है। वास्तव में उपयुक्त विचार उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि राष्ट्रमंडल एक लचीला संगठन है और जिस समय भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता प्रदान की गई उसी समय राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया था कि राष्ट्रमंडल में भारत की स्थिति वैधानिक रूप में अन्य उपनिवेशों की अपेक्षा कुछ अलग है। वास्तव में भारत राज्य की प्रभुत्व संपन्नता या उसका गणतंत्रात्मक रूप उसकी राष्ट्रमंडल की सदस्यता से अप्रभावित है। ठीक है, यानी भारत राज्य की जो प्रभुसत्ता है, प्रभुत्व संपन्नता या फिर उसकी गणतंत्रात्मक रूप जो है वो राष्ट्रमंडल की मेंबरशिप से, उसकी सदस्यता से अप्रभावित है। ठीक है, उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एम रामास्वामी के शब्दों में सम्राट राष्ट्रमंडल का प्रधान अवश्य है, किंतु यह प्रधान पद केवल औपचारिक है। ठीक है, औपचारिक है और इसका संवैधानिक महत्व प्रायः बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार राष्ट्रमंडल का सदस्य होते हुए भी भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। समाजवादी राज्य, सोशलिस्ट स्टेट। संविधान सभा में इस बात पर पर्याप्त वाद विवाद हुआ था कि भारत के द्वारा समाजवाद को राज्य दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। अंत में यही सोचा गया कि किसी एक विशेष दर्शन को स्वीकार करने से नए विवादों को जन्म मिलेगा, लेकिन इस बात पर सभी भारतीय सहमत रहे कि भारत के लिए समाजवाद का रास्ता ही उपयुक्त हो सकता है। इस सामान्य भावना को स्वीकार करते हुए ही 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, भारत को समाजवादी राज्य किस संशोधन में घोषित किया गया है? 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। वस्तुतः प्रस्तावना प्रियम्बल जो होती है उसमें भारत को समाजवादी राज्य घोषित करने से वस्तु स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन या चेंज नहीं आया है। प्रथम, प्रस्तावना को न्याय योग्य स्थिति प्राप्त नहीं है। द्वितीय, समाजवाद शब्द अपने आप में बहुत अधिक अस्पष्ट है। भारत के द्वारा अपनी विशेष परिस्थितियों के आधार पर ही समाजवाद को अपनाया जाएगा और भारतीय समाजवाद अन्य अधिक परिचित समाजवादों से अपने आप में भिन्न यानी अलग होगा। पंथ निरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट। भारतीय संविधान के धर्म स्वतंत्रता संबंधी उपबंध पंथ निरपेक्ष अथवा असांप्रदायिक राज्य की आधारशिला है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में अब भारत को स्पष्ट रूप से पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट का तात्पर्य यह है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। MC सीतलवाड़ का कहना है कि पश्चिम की उदारवादी प्रजातांत्रिक परंपरा के अनुसार
पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि वह धार्मिक मामलों में तटस्थ है। डोनाल्ड ई स्मिथ के अनुसार पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो व्यक्ति के नागरिक होने के नाते संबंधित है, किसी धार्मिक भावना के आधार पर नहीं, जो संवैधानिक रूप से किसी पंथ से संबंधित नहीं है, न किसी धर्म में हस्तक्षेप करता है, न उसका प्रचार, बल्कि संस्थाओं और व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। वेंकटरमन के शब्दों में पंथ निरपेक्ष राज्य ना धार्मिक है और ना अधार्मिक और ना धर्म विरोधी, परंतु धार्मिक कार्यों और सिद्धांतों से बिल्कुल पृथक यानी अलग है और इस प्रकार धार्मिक मामलों में पूर्णतया तटस्थ है, दूर है। पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म विरोधी नहीं होता और न ही धर्म के प्रति उदासीन यानी न्यूट्रल ही रहता है, बल्कि उसके द्वारा धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति को अपनाया जाता है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष राज्य जो है वह धार्मिक मामलों में स्वयं को तटस्थ रखता है। यद्यपि मूल संविधान में कहीं पर भी भारत को स्पष्टतया पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित नहीं किया गया है, फिर भी ऐसी व्यवस्थाएं की गई है जिनके कारण पंथ निरपेक्ष राज्य का रूप प्राप्त हो जाता है। प्रस्तावना में सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता दी गई है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। संविधान ने उपबंधित किया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के नियमों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को अंतःकरण की तथा धर्म के अबाध मानने, आचरण तथा प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। संविधान ने धार्मिक अल्पमतों को आश्वासन दिया है कि वे अपनी भाषा की रक्षा कर सकेंगे और उन्हें अपनी इच्छा की शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन संचालित यानी चलाने का अधिकार होगा। ठीक है, संचालित करने का अधिकार होगा। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अथवा उसके किसी विभाग को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, उनके प्रबंध करने का, उसका मैनेजमेंट करने का, चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व तथा अर्जन यानी प्राप्ति कमाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। कुछ लेखकों के द्वारा इस पंथ निरपेक्षता सेक्युलरिज्म के आधार पर भारत को धर्म विरोधी राज्य की संज्ञा दी गई है, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। भारत एक धर्म विरोधी राज्य होने के स्थान पर मानवता के व्यापक सिद्धांतों पर आधारित एक ऐसा वास्तविक नैतिक राज्य है जिसका उद्देश्य संकीर्ण धार्मिक विवादों से दूर रहते हुए अपने सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति की ओर उन्मुख करना है। जो लोग पंथ निरपेक्षता को धर्म विरोध की संज्ञा देते हैं, वे पंथ निरपेक्षता को ठीक अर्थों में नहीं समझ पाते। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पर बोलते हुए ठीक कहा था, पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि लोगों की भावनाओं का ख्याल ही नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यानी पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ केवल यह होगा कि संसद को जनता पर किसी विशेष पंथ को लादने की शक्ति नहीं होगी। ठीक है, संसद जो है जनता पर किसी खास पंथ को, धर्म को लादने की शक्ति नहीं होगी। संविधान द्वारा केवल यही नियंत्रण लगाया गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में भारत राज्य वास्तविक धर्मप्राण राज्य है जो सभी धर्मों के सार मानव धर्म में विश्वास करता है। वास्तव में एक प्रगतिशील राज्य पंथ निरपेक्षता की नींव पर ही खड़ा हो सकता है। भारत राज्य की एकता की रक्षा और प्रजातंत्र की सफलता भी पंथ निरपेक्षता के इस आदर्श पर ही निर्भर है। भारत का संविधान द्वारा अपनाया गया पंथ निरपेक्षता नकारात्मक निरपेक्षता नहीं, ठीक है, नेगेटिव निरपेक्षता नहीं, बल्कि सकारात्मक धर्म निरपेक्षता है। पंथ निरपेक्षता की व्यवस्था को अपनाते हुए संविधान निर्माताओं का उद्देश्य जहां एक ओर धार्मिक कट्टरता को निरुत्साहित करना रहा है, वहां इसका उद्देश्य यह भी है कि व्यक्तियों को अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करते हुए किन्हीं अन्य पंथ के विरोध का अधिकार नहीं दिया जा सकता। ठीक है, यानी अपना धर्म अपना
व्यतीत करते हुए किसी दूसरे धर्म का विरोध प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। उदाहरण के लिए यदि किसी पुस्तक के अंतर्गत किसी धर्म प्रवर्तक की आलोचना की जाती है तो उस पंथ के अनुयायियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस प्रकार की पुस्तक को जब्त किया जा सकता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का एक अन्य पक्ष है कि पंथ निरपेक्षता या धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर न तो किसी भी पंथ के अनुयायियों को सार्वजनिक हित, व्यवस्था और नैतिकता के विरुद्ध आचरण की छूट प्राप्त होती है और न ही उनके द्वारा धार्मिक स्थानों की संपत्ति का दुरुपयोग यानी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि कोई पंथ या उसके सिद्धांत उसके अनुयायियों या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है तो राज्य कानून द्वारा ऐसे हानिकारक सिद्धांतों या धार्मिक व्यवहारों की मनाही कर सकता है। यदि किसी धार्मिक स्थान की संपत्ति का धर्माधिकारियों द्वारा दुरुपयोग यानी गलत इस्तेमाल किया जा रहा हो तो राज्य इस संबंध में हस्तक्षेप कर सकता है। पंथ निरपेक्षता के होते हुए भारतीय शासन ने हिंदू कोड बिल के आधार पर हिंदुओं के धार्मिक जीवन में सुधार किया है और भविष्य में मुसलमानों के निजी परंपरागत कानून में संशोधन करते हुए उनके सामाजिक जीवन को सुधारने का प्रयत्न किया जा सकता है, कोशिश किया जा सकता है। सांप्रदायिकता और जातिवाद हमारी पंथ निरपेक्षता के मार्ग की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। वस्तु स्थिति यह है कि हमने एक पंथ निरपेक्ष राज्य को तो अपना लिया है, लेकिन पंथ निरपेक्षता सेक्युलरिज्म अब तक भी हमारे सामाजिक जीवन का अंग नहीं बन पाई है। वास्तव में यही वह लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए हम सबको प्रयत्न यानी कोशिश करना है। कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। हमारा संविधान जो है वह कठोरता और लचीलेपन का समन्वय लिए हुए है। कंप्राइजेस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो कठोर संविधान तथा दूसरा लचीला संविधान। लचीला संविधान उस संविधान को कहते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं किया जाता और संविधान में विधि निर्माण यानी कानून बनाने की साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। इसके विपरीत, इसके उलट कठोर संविधान जो होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण से भिन्न यानी अलग तथा जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। उपयुक्त दृष्टि से भारतीय संविधान कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है क्योंकि भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधानों को संशोधित करने के लिए संसद के सदस्यों के बहुमत के अलावा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता होती है। ठीक है। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है या लचीला है? भारतीय संविधान जो है कठोर संविधान की श्रेणी में आता है क्योंकि भारत का जो संविधान है उसके अधिकांश प्रावधानों को संशोधित करने के लिए संसद के सदस्यों के बहुमत के अलावा उपस्थित जो सदस्य है उनके 2/3 बहुमत की भी ज़रूरत होती है। अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, संघ और इकाइयों के बीच शक्ति विभाजन, राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व आदि। संशोधन की उपयुक्त प्रणाली निश्चित रूप से कठोर है, लेकिन संविधान निर्माताओं द्वारा पारिभाषिक दृष्टि से एक कठोर संविधान का निर्माण किए जाने पर बहुत जल्द ही किसी प्रकार के परिवर्तन चेंज करने की आवश्यकता हो सकती है। इसीलिए व्यवहारिक दृष्टि से प्रैक्टिकली भारत का संविधान के संशोधन की पद्धति उतनी जटिल नहीं है जितनी कि अमेरिका या अन्य संघ राज्यों के संविधानों की संशोधन पद्धति। कुछ विषयों में तो संविधान में संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधन हो जाता है। उदाहरण के लिए नवीन राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन और भारतीय नागरिकता संबंधी जो प्रावधान हैं उनमें परिवर्तन आदि कार्य संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। इस प्रकार भारतीय संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की तरह लचीला है और न ही अमेरिकी संविधान की तरह
अत्यधिक कठोर। इस संबंध में भारतीय संविधान में मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। इस पर प्रकाश डालते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था, यद्यपि जहाँ तक संभव हो हम इस संविधान को एक ठोस और स्थायी संविधान का रूप देना चाहते हैं। संविधान में कोई स्थायित्व नहीं होता, उसमें लचीलापन होना ही चाहिए। यदि संविधान में सभी कुछ स्थायी और कठोर बना दिया जाए तो राष्ट्र का विकास रुक जाएगा, क्योंकि राष्ट्र जीवित विकासशील प्राणियों का समूह है। ठीक है, राष्ट्र जो है जीवित विकासशील प्राणियों का समूह है। किसी भी स्थिति में हम अपने संविधान को इतना कठोर नहीं बनाना चाहते कि वह बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित चेंज ना हो सके। भारतीय संविधान में पर्याप्त लोचशीलता है और सितंबर 2019 तक भारतीय संविधान में 103 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में इस प्रश्न पर विस्तृत विचार विनिमय आइडिया एक्सचेंज हुआ कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई जाए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली। भारत के लोगों को 1919 और 1935 के भारतीय शासन अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय शासन का अनुभव था और फिर अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इस बात का भी डर था कि कहीं कार्यपालिका अपनी निश्चित पद अवधि के कारण निरंकुश न हो जाए। अतः संविधान सभा ने काफ़ी सोच विचार के बाद यह निर्णय किया कि भारत के लिए अमेरिका के जैसी अध्यक्षीय शासन प्रणाली के स्थान पर ब्रिटिश मॉडल की संसदीय शासन प्रणाली अधिक उपयुक्त रहेगी। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। ठीक है, कार्यपालिका जो है संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो होती है उसे विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है तथा उसका विश्वास खो देने पर कायम नहीं रह सकती। भारतीय संविधान संसदात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष है और वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल में निहित है जो संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, संसद यानी विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन, फेडरल गवर्नमेंट विद सम यूनिटरी फीचर्स। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है और इसमें संघात्मक शासन के सभी लक्षण विद्यमान हैं। ठीक है, मौजूद है। संविधान ने शासन शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न कर केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित कर दी और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, फ्री है। संविधान लिखित और बहुत सीमा तक कठोर है और इसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है, जिसे संविधान की व्याख्या करने और केंद्र एवं राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसे एलिमेंट है जिससे इसका झुकाव एकात्मक शासन की ओर स्पष्ट होता है, जैसे इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, संसद द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र तथा सीमाओं में परिवर्तन आदि। अंत में राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों के अंतर्गत संकट काल की घोषणा द्वारा तो स्पष्ट रूप से संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में बदला जा सकता है। भारतीय संविधान के इन एकात्मक लक्षणों के आधार पर प्रोफेसर वियर तो कहते हैं कि भारत का नया संविधान ऐसी शासन व्यवस्था को जन्म देता है जो अधिक से अधिक अर्धसंघीय है। यह एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसमें कतिपय संघीय विशेषताएं हैं, न कि यह एक ऐसा संघात्मक राज्य है जिसमें कतिपय एकात्मक विशेषताएं हो। इसी प्रकार दुर्गादास बसु ने भी कहा है कि भारतीय संविधान न तो पूर्ण संघात्मक है और न एकात्मक,
अपितु यह दोनों का सम्मिश्रण है। ठीक है, भारतीय संविधान जो है दुर्गादास बसु के अनुसार ये ना तो पूर्ण संघात्मक है और ना ही एकात्मक, बल्कि ये दोनों का सम्मिश्रण है। यह नवीन प्रकार का संघ है। संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय वाया मीडिया बिटवीन पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है। इंग्लैंड में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है और ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके विपरीत अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसका अर्थ है कि न्यायालय संविधान का रक्षक और अभिभावक यानी गार्जियन है और न्यायालय संघीय व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस द्वारा निर्मित कानून या कार्यपालिका के आदेशों का परीक्षण कर यह निश्चित करता है कि कोई विधि या आदेश संविधान के उपबंधों के विरुद्ध तो नहीं है। संविधान का उल्लंघन करने वाली विधियों या आदेशों को उसके द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है। न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहते हैं और इसके कारण अमेरिका में न्यायपालिका बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई है। भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाकर संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, लेकिन इसके साथ ही संघात्मक व्यवस्था के आदर्श के अनुरूप न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने तथा उन विधियों और आदेशों को अवैध घोषित करने का अधिकार दिया गया है जो संविधान के विरुद्ध हो, संविधान के अगेंस्ट हो। न्यायालय के इस अधिकार के साथ ही संसद को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय की शक्तियों को आवश्यकता अनुसार सीमित कर सकती है। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ना तो ब्रिटेन के समान संसदीय प्रभुता को स्वीकार किया गया है और न ही अमेरिका की भांति न्यायपालिका की सर्वोच्चता को, बल्कि उपयुक्त दोनों पद्धतियों के बीच की प्रणाली को अपनाया गया है। श्री दुर्गादास बसु के शब्दों में भारतीय संविधान में अद्भुत ढंग से अमेरिकी न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत एवं इंग्लैंड के संसदीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत के बीच का मार्ग अपनाया गया है। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। भारत के संविधान के निर्माताओं ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अनेक अत्याचार सहन किए थे, अतः उनके द्वारा शासन की शक्तियों को मर्यादित करने की ज़रूरत एक्सपीरियंस अनुभव की गई। अतः अमेरिका और आयरलैंड आदि देशों के संविधानों की तरह हमारे संविधान द्वारा भी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों का आशय नागरिकों को प्रदत्त यानी नागरिकों को दिए गए ऐसे अधिकार और स्वतंत्रताओं से है जिन्हें राज्य तथा केंद्र सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। संविधान द्वारा नागरिकों को इस प्रकार के 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है और नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के संबंध में विशेष बात यह है कि संविधान द्वारा अधिकार प्रदान किए जाने के साथ साथ यह भी क्लियर कर दिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है कि इन अधिकारों पर किन परिस्थितियों में, किन सिचुएशंस में और किस प्रकार से के प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकेंगे। इसके अलावा भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में अधिकारों की क्रियान्विति के लिए अलग से वैधानिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था की गई है। मूल संविधान में तो केवल मौलिक अधिकारों की ही व्यवस्था की गई थी, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा मूल संविधान में एक नया भाग चौथा का जोड़ा गया और इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अभिभावकों यानी गार्जियंस के लिए, पेरेंट्स के लिए यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह
6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अतः अब नागरिकों के मूल कर्तव्य 11 हो गए हैं। राज्य नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान के 4थे अध्याय में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और इन्हें ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात नीति निश्चित करने वाले तत्व कहा गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इस तत्व की प्रकृति के संबंध में संविधान के 37वें अनुच्छेद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी, किंतु तो भी ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है। इस प्रकार निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति, कानूनी शक्ति तो प्राप्त नहीं है, लेकिन इन्हें राजनीतिक शक्ति अवश्य प्राप्त है। इन तत्वों में भारत राज्य को एक वास्तविक लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप देने के लिए आवश्यक सिद्धांतों की घोषणा की गई है। श्री G.N. जोशी के शब्दों में ये तत्व आधुनिक प्रजातंत्र के लिए व्यापक राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड अदर इंडिपेंडेंट एजेंसीज। संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका संविधान की व्याख्याता और रक्षक होने के कारण उसका स्वतंत्र होना आवश्यक है। इसके अलावा संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है बहुत जरूरी हो जाती है, नितांत आवश्यक हो जाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में अनेक विशेष व्यवस्थाएं की गई है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होना, न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त होना, न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनके वेतन में कमी ना हो सकना और न्यायाधीशों के व्यवहार आचरण पर व्यवस्थापिका द्वारा विचार न कर सकना आदि। इस प्रकार न्यायपालिका स्वतंत्र है और पिछले 67 वर्ष की अवधि में न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता का अनेक बार परिचय दे चुकी है। स्वतंत्र न्यायपालिका के अलावा संविधान के द्वारा अन्य स्वतंत्र अभिकरणों की भी व्यवस्था की गई है, जिनमें इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक, कंट्रोलर व महालेखा परीक्षक व लोक सेवा आयोग प्रमुख है। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन। सामाजिक समानता की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल इक्वालिटी। सामान्यतः संविधानों के द्वारा अपने नागरिकों की राजनीतिक और कानूनी समानता पर ही बल दिया जाता है, सामाजिक समानता पर नहीं। लेकिन भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि संविधान के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में सभी नागरिकों की समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इसके संबंध में संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण विधि यानी कानून के अनुसार दंडनीय होगा, पनिशेबल होगा। ठीक है, भारत में दलित लोगों की गिरी हुई स्थिति में सुधार करने के लिए संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था करना आवश्यक भी था, जरूरी भी था। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज द आइडियल। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अध्ययन से यह नितांत स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि संविधान निर्माताओं जो संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने इनके द्वारा भारत के लिए एक आदर्श निश्चित किया गया है और वह आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। ठीक है, आदर्श क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान निर्माता स्पष्ट रूप से यह चाहते थे कि भारत की केंद्रीय और राज्य सरकारें भारत के नागरिकों को पुष्टिकर भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की अधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करें, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाए और उनके द्वारा अधिक से अधिक संभव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना की जाए।
केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें संविधान में निर्दिष्ट इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा कोशिश करती रहती है, निरंतर प्रयत्नशील रहती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियोजन यानी प्लानिंग की पद्धति को अपनाया गया और समाजवादी समाज के ढांचे की स्थापना, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की नीति निर्धारित की गई। संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत सिद्धांत की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर और द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के मूल ढांचे की धारणा का आशय यह है कि संविधान की कुछ व्यवस्थाएं अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। वे संविधान के मूल ढांचे के समान है और समस्त संवैधानिक व्यवस्था उन पर ही आधारित है। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले इस धारणा का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 24 अप्रैल 1973 को मौलिक अधिकारों से संबंधित एक विवाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य पर निर्णय देते हुए किया गया। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 368 से संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं होता। मिनर्वा मिल्स तथा अन्य बनाम भारत सरकार मई 1980 के विवाद में भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुनः फिर से इस बात का प्रतिपादन किया गया। इसके अलावा 1975-76 की राजनीतिक स्थिति के आधार पर यह अनुभव किया गया कि शासक वर्ग संसद पर अनुचित प्रभाव और नियंत्रण स्थापित कर संसद की सर्वोच्चता के नाम पर संविधान को अपने खिलवाड़ का साधन बना सकता है। इसलिए शासन की इस शक्ति पर रोक लगाने के लिए संविधान के मूल ढांचे की धारणा को अपनाया जाना चाहिए। 1973 तथा 1980 के निर्णय में यह नहीं बताया गया कि संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे के अंतर्गत संविधान की कौन कौन सी व्यवस्थाएं आती है। मूल ढांचे की धारणा को कुछ स्पष्ट करने की एक चेष्टा 45वें संविधान संशोधन विधेयक में की गई थी, लेकिन राज्यसभा की असहमति के कारण उसे संविधान संशोधन विधेयक से निकाल दिया गया। ठीक है, राज्यसभा ने असहमति जताई जिसके कारण 45वें संविधान संशोधन को विधेयक से निकाल दिया गया। संविधान के मूल ढांचे की धारणा से सहमति रखने वाले सभी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि संविधान के मूल ढांचे में इन बातों पर अवश्य ही आती है। ठीक है, संविधान के मूल ढांचे में क्या क्या बातें आती हैं? संविधान का लोकतांत्रिक स्वरूप, संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, नागरिकों के मूल अधिकार व स्वतंत्रताएं, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के वयस्क मताधिकार पर आधारित स्वतंत्र चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कुछ राजनीतिक नेताओं और विधि विशेषज्ञों का विचार है कि संघात्मक व्यवस्था और संसदीय या मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था को भी संविधान के मूल ढांचे का अंग समझना चाहिए, लेकिन कुछ अन्य पक्ष इस बात को स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार संविधान के मूल ढांचे में अंतिम रूप से परिवर्तन का अधिकार संसद या राज्य विधानसभाओं को नहीं बल्कि स्वयं जनता को ही है। इस संबंध में प्रोसेस या प्रक्रिया यह हो सकती है कि संसद द्वारा संविधान में किए गए उपयुक्त परिवर्तन पर लोक निर्णय के माध्यम से जन स्वीकृति प्राप्त की जाए। जन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अन्य किसी भी तरीके को अपनाया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन के लिए जन स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। इसी कारण इस विचार को जन सर्वोच्चता या जन संप्रभुता की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल सुप्रीमेसी और पीपल सॉवरेनिटी का नाम भी दिया जा सकता है। ये चैप्टर हो गया ख़त्म। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।